ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम स्टडी करते हैं किसी सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी, उसके टाइम पीरियड और उसकी एनर्जी के लिए क्या एक्सप्रेशन बनेगा, यानी कि क्या फार्मूला आएगा। राइट, तो चलिए देखिए। तो इमेजिन करें कि ये कोई प्लेनेट है। इस प्लेनेट का मास m है और इस प्लेनेट की रेडियस r है, और इस प्लेनेट के चक्कर लगा रहा है एक सैटेलाइट जिसकी के ऑर्बिटल रेडियस है स्मॉल r। ओके, ये सर्कुलर ऑर्बिट है। हो सकता है सर्कल अच्छा ना बना हो, लेकिन ये आपको मानना है कि ये सर्कुलर ऑर्बिट है। राइट, तो अब इस सैटेलाइट पे एक फोर्स लगेगा इस तरफ। ये फोर्स एक्चुअली ग्रेविटी फोर्स है, और ये फोर्स ही नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। आप ऐसे सोचो कि जैसे आप एक पत्थर को रस्सी से बांध के गोल गोल घुमाते हो, तो रस्सी की जो टेंशन है वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। यहां पे ये पार्टिकल है, ये घूम रहा है, कोई रस्सी नहीं है, वो रस्सी एक्चुअली ग्रेविटेशन की रस्सी है। क्लियर? तो इस पे एक फोर्स लगेगा G कैपिटल M स्मॉल m बाई आर स्क्वायर, और वही नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। ओके, तो देखिए, G कैपिटल M स्मॉल m बाई आर स्क्वायर will provide the necessary centripetal force. It is mv square by r. अब ध्यान से देखिएगा, हम लिख सकते हैं mv square is equal to g कैपिटल M स्मॉल m by r। असल में ये काइनेटिक एनर्जी बनेगी, हाफ लगा देंगे ना। तो अगर हम m को भी कैंसिल कर दें तो v square is equal to g कैपिटल M by r। स्मॉल m कैंसिल हो गया, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी ये v आई, यानी इसका स्क्वायर आया, तो v जो आ जाएगा वो आ जाएगा रूट g कैपिटल M बाई r। नोटिस, कैपिटल M किसका मास है? प्लेनेट का। स्मॉल m किसका मास है? सैटेलाइट का। मास ऑफ सैटेलाइट। कैपिटल M इज मास ऑफ प्लेनेट। तो कुल मिला के ऑर्बिटल वेलोसिटी के फार्मूले में क्या मास ऑफ प्लेनेट है? नो। मास ऑफ प्लेनेट है। मास ऑफ सैटेलाइट है? नो, मास ऑफ सैटेलाइट नहीं है, कैपिटल M है। दिस इज मास ऑफ प्लेनेट। कैपिटल M इज मास ऑफ प्लेनेट, स्मॉल m इज मास ऑफ सैटेलाइट। स्मॉल m कैंसिल हो गया। ओके, तो ये आ गया आंसर। अब इसमें एक स्पेशल केस लेते हैं। क्या होगा अगर अगर जो r है वो नियरली इक्वल टू r हो जाए, यानी द सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ प्लेनेट। अगर वो प्लेनेट अर्थ है तो वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ। अब देखिए, तो v का फॉर्मूला हो जाएगा gm बाई r अंडर रूट। अब gm का एक फॉर्मूला था, आपको याद होगा बच्चों, स्मॉल g का। स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल gm बाई आर स्क्वायर। तो यहां से g इंटू में आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल gm पुट कर देंगे, तो v का फॉर्मूला आ जाएगा रूट अंडर g आर स्क्वायर बाई r, और यहां से फॉर्मूला आया v का रूट अंडर जी आर। यानी वो सैटेलाइट जो अर्थ सरफेस के बेहद क्लोज ऑर्बिटिंग कर रहा है, उसका टाइम, उसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी वो अंडर रूट जी आर होगी। अब अंडर रूट जी आर की आप वैल्यू डाल सकते हो बच्चों। तो जब आप इसकी वैल्यू डालते हो तो जो आंसर आएगा वो एक्चुअली रूट टू जी आर की वैल्यू निकाली थी ना हमने अभी, याद है बच्चों? डू यू रिमेंबर? रूट टू जी आर बाई रूट टू लिख सकते हैं ना हम इसको। ओके, रूट टू जी आर की वैल्यू हमने अभी निकाली थी 11.2 अपॉन रूट टू। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं 11.2 इंटू 0.707। ओके, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। 11.2 इंटू 0.707, 11.2 इंटू 0.707, the answer is 7.918, 7.9184. okay, so this was 7.9184 किलोमीटर पर सेकेंड। बट इतना आंसर कौन याद रखेगा बच्चों?
सो रफली आई विल से इट इज 8 किलोमीटर पर सेकेंड। तो वो सैटेलाइट जो अर्थ सरफेस के बेहद क्लोज ऑर्बिटिंग कर रहा है, उसकी जो स्पीड होगी वो होगी 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है ऑर्बिटल स्पीड का। अब हम बात करेंगे टाइम पीरियड की। ठीक है, देखिए टाइम पीरियड की बात करते हैं। टाइम पीरियड, तो जैसे कि आप जानते हो कि टाइम पीरियड का मतलब है एक पूरा चक्कर लगाने का टाइम। तो जब एक पूरा चक्कर लगाना है तो इसने कितनी डिस्टेंस चलनी होगी, 2 पाई आर चलनी होगी। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन में v। ओके, सो दिस गिव्स मी टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन रूट अंडर जी एम बाई आर। सो दिस गिव्स मी 2 पाई रूट अंडर आर क्यूब बाई जी एम। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अब इसमें जो एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो ये है कि अगर मैं टी स्क्वायर लिखूं तो टी स्क्वायर क्या आएगा बच्चों, 4 पाई स्क्वायर बाई जी एम इंटू में आर स्क्वायर। ओके, आर क्यूब आर क्यूब आर क्यूब आर क्यूब आर क्यूब बच्चों। तो देखो, जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम इज मास ऑफ प्लेनेट यानी अर्थ, अगर वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, 4 पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है ही, तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। इसके अलावा अगर यहां पे जो प्लेनेट है वो सन हो और जो अर्थ है वो काम करे एज ए सैटेलाइट और ऑर्बिट सर्कुलर हो, हालांकि अर्थ की ऑर्बिट परफेक्टली सर्कुलर नहीं है, ऑलमोस्ट सर्कुलर है, तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, यानी केपलर थर्ड लॉ। कुछ समझे? तो कुछ कुछ वैसी चीज आ गई बच्चों। आगे बढ़ते हैं और आपको समझाते हैं कि हम आर की जगह पे क्या लिख सकते हैं। देखिए, हम स्मॉल आर की जगह पे लिख सकते हैं, जैसे मान लो हमारा सैटेलाइट यहां पहुंच जाता है, तो वी कैन राइट दिस एज h, हाइट ऑफ द सैटेलाइट, या फिर दिस एज h। तो अगर हाइट ऑफ द सैटेलाइट h है तो हम t को लिख सकते हैं 2 पाई रूट अंडर r प्लस h का क्यूब अपॉन g इंटू m। ओके, तो दिस इज द टाइम पीरियड। अब जरा देखिए, टाइम पीरियड ये आया। अब इसमें एक स्पेशल केस ले लेते हैं, और वो केस ये है, यहां पे देखिएगा, इफ h इज मच मच लेस देन r, यानी जो सैटेलाइट ऑर्बिटिंग कर रहा है वो अर्थ सरफेस के बेहद क्लोज ऑर्बिटिंग कर रहा है। बेहद क्लोज का मतलब अगर 10 किलोमीटर पे भी हुआ तो 10 किलोमीटर जो है वो आपका मतलब हाइट ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। तो उस केस में हम r प्लस h को नियरली इक्वल टू r लिख सकते हैं, और हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला जाना है 2 पाई रूट अंडर आर क्यूब बाई जी एम। ओके बच्चों, अब इस आर क्यूब को मैंने लिख दिया आर स्क्वायर इंटू आर लिख सकते हैं, और अगर मैंने इसको देखा तो ये जी एम अपॉन आर स्क्वायर था, तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर क्या था, जी था, लेकिन ये तो आर स्क्वायर अपॉन जी एम है तो इसलिए 1 अपॉन जी है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया 2 पाई रूट अंडर कैपिटल आर अपॉन जी। ओके जी, तो मुझे लगता है कि आप ये समझ गए यहां तक। पर r की और g की वैल्यू तो हम जानते ही हैं, तो क्यों ना हम वो वैल्यूज पुट कर दें। तो एक्चुअली अगर हम पुट करेंगे तो यह आएगा 2 इंटू 3.14 इंटू 6.4 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 अपॉन 9.8। तो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं बच्चों, और ये सॉल्व करके जो आंसर आता है वो आता है 84.6 मिनट। इज दिस ओके? यानी कि वो सैटेलाइट जो अर्थ सरफेस के बेहद क्लोज ऑर्बिटिंग करेगा उसका टाइम पीरियड 84.6 मिनट होगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई हम ऐसा सैटेलाइट बना लेंगे जो अर्थ सरफेस के बेहद क्लोज ऑर्बिटिंग करे, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतनी हीट प्रोड्यूस होगी कि वो सैटेलाइट फूक जाएगा, जल जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो ये तो कैलकुलेशंस है, मतलब बात की बात है कि भाई हमें बताना है कि अगर सैटेलाइट की ऑर्बिट अर्थ सरफेस के क्लोज हो, एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो, एयर रेजिस्टेंस का कोई फोर्स होता ही ना हो, यानी एयर जो है वो नॉन विस्कस हो जाए, तब टाइम पीरियड इतना होगा। क्लियर? याद करो बच्चों, आपको मैंने सिखाया था कि अगर अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमने लगे, उसका टाइम पीरियड 84.6 मिनट हो जाए, तो भी इक्वेटर पे मौजूद चीजें
वेटलेस हो गई थी। और तब क्या हुआ था कि अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी 17 गुनी हो गई थी। यानी वो सैटेलाइट जो हम चाहते हैं कि अर्थ सरफेस के बेहद क्लोज ऑर्बिटिंग करे, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी हमें अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी की 17 गुनी रखनी पड़ेगी। तो उम्मीद है आप समझ गए। अब हम आते हैं एनर्जी पे। व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट? देखिए देखो बच्चों, mv स्क्वायर इज इक्वल टू gmm/r। तो अगर मैं यहां से m ना काटूं, मतलब हम m को कैंसिल नहीं कर रहे हैं, m ही रहने देते हैं, यहां से भी नहीं कर रहे कैंसिल, और हम दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आप कहेंगे कि सर कर दो, क्या दिक्कत है आपको? तो मैंने कर दिया। तो अब सुनिए, ये हाफ mv स्क्वायर है, तो ये सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी है। क्लियर बच्चों? So this gives me kinetic energy of the satellite is G capital M small m by 2r, जहां पे r is known as orbital radius। ओके, अब सुनिए, अब हमारा मकसद है कि हम पता लगाएं कि सैटेलाइट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो अर्थ जिसका के मास कैपिटल M है, वो यहां पर एज्यूम की जा सकती है, यानी अर्थ का सारा मास हम उसके सेंटर पे मान सकते हैं और सैटेलाइट का सारा मास उसके सेंटर पे। तो ये दो पार्टिकल हो गए जिनके बीच की डिस्टेंस r हो गई। तो दो पार्टिकल के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था -Gm1m2 अपॉन r12। m2 नहीं लिखेंगे, r12 का मतलब उनके बीच की डिस्टेंस, तो उनके बीच की डिस्टेंस तो r है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। अब बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे मैकेनिकल एनर्जी चाहिए, तो आप जानते होंगे कि मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, यानी कि K प्लस U। सो E comes out to be Gmm by 2r minus Gmm by r। तो जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा E इज इक्वल टू माइनस का Gmm by 2r। अब ये एक्सप्रेशन दिखने में तो बिल्कुल काइनेटिक एनर्जी जैसा लग रहा है, लेकिन यहां पे माइनस है, तो पता ये चला कि E जो है वो K का माइनस है। ओके, लेकिन इसमें माइनस भी है पर इसमें 2 नहीं है। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूं, तो जो आएगा वो E का मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये इसमें 2 है और इसमें 2 नहीं है, राइट? तो E कम है और U ज्यादा है, यानी कि जो E है वो U/2 है, U का आधा है। बच्चों समझे? तो कहने का मतलब ये हुआ। अब यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। किसी सैटेलाइट की जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है, जितनी भी है, उसका जो नेगेटिव है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी, वो उसकी मैकेनिकल एनर्जी है। तो क्या किसी सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव हो सकती है? नो, नॉट एट ऑल। तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसलिए सैटेलाइट की जो मैकेनिकल एनर्जी है वो पॉजिटिव नहीं हो सकती। क्लियर बच्चों? और वो होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी एक फ्री सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है, एक ऐसे सिस्टम को जो अपने आप ही टूट जाएगा, अनस्टेबल सिस्टम को। नेगेटिव एनर्जी रिप्रेजेंट करती है एक बाउंड सिस्टम को। तो एक सैटेलाइट एक बाउंड सिस्टम है, उस सैटेलाइट को आप उसके ऑर्बिट से फेंक नहीं सकते हो आसानी से, राइट? एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसलिए जो किसी भी सैटेलाइट की जितनी भी काइनेटिक एनर्जी होगी, उसका जो नेगेटिव होगा वो मैकेनिकल एनर्जी होगा। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए मैकेनिकल एनर्जी कभी सैटेलाइट की पॉजिटिव नहीं हो सकती। तो क्या जीरो हो सकती है? यस ऑफ कोर्स। अगर मैं आर को इन्फिनिटी डाल दूं तो जीरो हो जाएगी, पर वो सैटेलाइट रहेगा नहीं फिर। यानी कि एक ऐसा सैटेलाइट जो इनफाइनाइट रेडियस में ऑर्बिट कर रहा है, वो उसका कोई मतलब नहीं है, वो तो इनफाइनाइटली डिस्टेंस अवे है। क्लियर? तो एक सैटेलाइट को अगर आप चाहते हो कि वो अपनी ऑर्बिट छोड़ के भाग जाए, तो आर को आपको इन्फिनिटी पुट करना होगा, उससे ई जीरो आ जाएगा, यानी उसकी एनर्जी को जीरो कर दीजिए गया छोड़ के। क्लियर है बच्चों? तो उम्मीद है कि आप ये समझ गए हैं, नोट कर लीजिए।